Hello everyone, welcome to राजौरिया क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने लेट 18th सेंचुरी के फ्रांस सोसाइटी सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइड थी। इनमें फर्स्ट एस्टेट एवं सेकंड एस्टेट को बहुत से प्रिविलेज प्राप्त थे, जबकि थर्ड एस्टेट पे टैक्स का पूरा बर्डन था। हमने यह भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार फ्रांस के लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसके बाद हमने एक ऐसे इमर्जिंग मिडिल क्लास के बारे में डिस्कस किया जो प्रिविलेज के अंत की इमेजिनेशन कर रहा था और उसने रिवोल्यूशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में रिवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, अर्थात फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि कई कारणों से लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिए थे, परंतु ओल्ड रेजिम में फ्रांस के राजा को टैक्स इम्पोज करने के अपनी इच्छानुसार टैक्स इम्पोज करने के पावर नहीं थे। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज ओल्ड रेजिम। तो ओल्ड रेजिम 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से पहले जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो फ्रांस का जो राजा है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। उसके लिए उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना पड़ता था और उसमें प्रपोजल पास करवाना आवश्यक होता था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड होते थे, लेकिन राजा ही यह निर्णय करता था कि इस एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में कॉल की गई थी। 1614 के बाद में 5 मई 1789 को लुई 16 द्वारा असेंबली एस्टेट जनरल की असेंबली बुलाई गई और उसमें न्यू टैक्स इम्पोज करने के लिए प्रपोजल रखा गया और यह असेंबली वर्साय के आलीशान भवन में बुलाई गई। इस असेंबली में फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर्स और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स, जबकि थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के मेंबर्स को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया गया, जबकि थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके पीछे खड़ा किया गया। इस असेंबली में पेजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी वो लगभग 40,000 लेटर्स के माध्यम से उनकी जो शिकायतें थी या डिमांड थी उनकी एक लिस्ट बनाई गई और ये जो 600 मेंबर्स हैं ये अपने साथ उन डिमांड्स को असेंबली में लेकर गए। एस्टेट जनरल के रूल के अनुसार प्रत्येक एस्टेट को एक वोट करने का अधिकार होता था, अर्थात किसी भी प्रपोजल को पास या रिजेक्ट करने के लिए 3 वोट पड़ते थे। तो इस बार भी लुई 16 ने यह निश्चय किया कि जो पहले से प्रैक्टिस चली आ रही है 1 एस्टेट 1 वोट की, उसी को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने
ये डिमांड रखी कि इस बार पूरी सभा द्वारा, पूरी असेंबली द्वारा मतदान करवाया जाना चाहिए, मतलब वन मेंबर वन वोट का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। लेकिन राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने इसके प्रोटेस्ट में असेंबली से वॉकआउट कर दिया। ऑन 20 जून थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और यह कसम खाई कि जब तक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते जिसमें जो फ्रेंच मोनार्क है उसके पावर्स को लिमिटेड किया जाए, तब तक वो इस असेंबली को डिस्पर्स नहीं करेंगे। थर्ड एस्टेट के इन मेंबर्स को मिराबियो और आबे सीए ने लीड किया। मिराबियो एक नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ, परंतु वो इस बात को मानते थे कि जो फ्यूडल प्रिविलेज हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए, उनकी समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। आबे सीए ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, एक चर्च के फादर थे, जिन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैम्फलेट है वो निकाला था, जिसका टाइटल था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। आप यह टेनिस कोर्ट ओथ की पेंटिंग देख सकते हैं। यह पेंटिंग जाक लुई डेविड द्वारा बनाई गई थी, बाद में इसको नेशनल असेंबली में लगाया जाना था। एक और नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने में बिजी थी, वहीं दूसरी ओर पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। सीवर विंटर, कड़ाके की ठंड का मौसम था और सीवर विंटर के कारण जो हार्वेस्ट थी वो ख़राब हो चुकी थी, फसल ख़राब हो चुकी थी, ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे थे और अक्सर बेकरी के मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद में भी जब नंबर नहीं आता था, ब्रेड नहीं मिल पाती थी, तो गुस्साई औरतों के क्राउड ने, उस भीड़ ने उस दुकान पर हमला बोल दिया। उसी समय फ्रांस के राजा ने लुई 16 ने ट्रूप्स को, अर्थात सेना को पेरिस में मूव करने का ऑर्डर दे दिया था। हमने स्टार्टिंग में जो डेमोलिशन ऑफ बास्टिल का जो पिक्चर देखा था, जो बात की थी, डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वो इंसिडेंट इसी से रिलेटेड है। यह बात सुनकर 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बास्टिल पर हमला करके बास्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। रूरल एरिया में यह अफवाह फैल गई कि मैनोर के मालिकों ने लुटेरों को, गिरोह को बुला लिया है, जो पकी हुई फसलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ मैनोर का मतलब है फार्म और फार्म हाउस, दोनों को कंबाइंडली मैनोर कहा जा सकता है। तो भय से आक्रांत पेशेंट्स ने शेटियों पर अटैक कर दिया और वहाँ स्थित ग्रेन्स को लूट लिया। यहाँ शेटियो का मतलब है किसी अमीर या नोबलमैन का रेजिडेंस। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी पावर पर अब से कॉन्स्टिट्यूशन का
अंकुश रहेगा। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा ऑब्लिगेशंस, टैक्सेस और नोबिलिटी को प्राप्त प्रिविलेज बेस्ड फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया, अर्थात जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 बिलियन लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इसके पश्चात फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में उन्होंने फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। यह जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रांस के मोनार्क की पावर्स को लिमिट करना, और इस पावर को लिमिट करने के लिए उन्होंने पावर सेपरेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया और पावर्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में असाइन कर दिया, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में। और इस प्रकार फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फ्रांस के 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एक नए पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट किया गया। आप देख सकते हैं इसमें पावर्स का सेपरेशन किया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर्स को राजा के पास ही रहने दिया गया है, जुडिशरी पावर्स को अलग कर दिया गया है और लेजिस्लेचर पावर्स को नेशनल असेंबली को दिया गया है। यह नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल करती है और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। किंग के पास वीटो पावर है जिसके थ्रू वो नेशनल असेंबली को कंट्रोल कर सकता है। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होते हैं। नेशनल असेंबली के मेंबर्स को एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स इलेक्ट करता है। यह ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स इलेक्ट होता है एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, जिनका पॉपुलेशन है 28 मिलियन में से 4 मिलियन पीपल एक्टिव सिटीजन्स हैं। 3 मिलियन मैन पैसिव सिटीजन्स के अंदर रखे गए हैं। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 आर आल्सो अंडर पैसिव सिटीजन्स। इन एक्टिव सिटीजन्स द्वारा वोट करके ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, जो बाद में नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते हैं, और इन्हीं एक्टिव सिटीजन्स द्वारा वोट करके इलेक्शन के थ्रू जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो यह समझना आवश्यक है कि एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स कौन हैं। एक्टिव सिटीजन्स ओनली मेन, पुरुष एक्टिव सिटीजन हैं जो अबाउट 25 ईयर्स हैं, जिनकी एज 25 ईयर से ऊपर है और एटलीस्ट 3 डेज की लेबर के इक्वल टैक्स पे करते हैं, उनको एक्टिव सिटीजन का स्टेटस है वो दिया गया है। बचे हुए जो मैन है, मतलब जो 25 ईयर्स से कम है या जो टैक्स पे नहीं करते, वो पैसिव सिटीजन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सभी वुमेन पैसिव सिटीजन्स में हैं, बच्चे, चिल्ड्रन पैसिव सिटीजन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ इलेक्टोर एंड नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में चुने जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और इलेक्टोर जो मेंबर्स ऑफ इलेक्टोर्स हैं उनमें चुने जाने के लिए, उनमें इलेक्ट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। एक कोई भी आदमी जो हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट में, हाईएस्ट टैक्स पेयर के ग्रुप में जो कोई आता है और जिसकी एज 25 से ऊपर है, वो एक इलेक्टोर के रूप में इलेक्ट हो सकता है और वो एक नेशनल असेंबली मेंबर के रूप में इलेक्ट हो सकता है। जिस प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के साथ में स्टार्ट होता है, उसी प्रकार
फ्रांस का 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के साथ में स्टार्ट होता है। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंदर कुछ राइट्स हैं जिनको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल अर्थात जिनको छीना न जा सके ऐसे राइट्स हैं उनको माना गया है। इन राइट्स में राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब राइट्स हैं वो नेचुरल है, प्राकृतिक हैं और इनएलिएनेबल हैं अर्थात इनको छीना नहीं जा सकता। और ये सभी राइट्स प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड हैं और प्रत्येक व्यक्ति को बाय बर्थ ये प्राप्त होते हैं जिनको कभी भी छीना नहीं जा सकता, किसी भी परिस्थिति में इनको छीना नहीं जा सकता। आपके सामने जो पिक्चर है वो 1719 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया है। इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में आप इसका टाइटल देख सकते हैं जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस पिक्चर में आप कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स देख सकते हैं। टॉप में आप एक ट्रायंगल में आई दे सकते हैं जो लाइट रेडिएट कर रही है, इसका मीनिंग है नॉलेज। इस विंग्ड वुमेन अर्थात पंखों वाली महिला द्वारा लॉ का पर्सनिफिकेशन किया गया है। इस तरफ आप इस वुमेन को बैठी हुई देख सकते हैं जिसने ब्लू, रेड और वाइट कलर के क्लॉथ्स पहन रखे हैं। दरअसल ब्लू, रेड और वाइट कलर फ्रांस के नेशनल कलर हैं। इसके हाथ में टूटी हुई चेन है, टूटी हुई जंजीर है जिसका मतलब है आज़ादी मिलना। इसके बाद आप यहाँ एक रिंग देख सकते हैं, सांप की आकृति की स्नेक रिंग देख सकते हैं जो अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुई है। यह सिंबल ऑफ एटर्निटी है। इसके बाद में इसी के पास में हम रेड कैप देख सकते हैं जो स्लेव्स द्वारा फ्री होने के बाद में पहनी जाती थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बंडल ऑफ रॉड्स। ये लकड़ियों का बंडल है जो स्ट्रेंथ इन यूनिटी को प्रदर्शित करता है। वापस हम इस विंग्ड वुमेन की तरफ आते हैं। इसके हाथ में हम स्पेक्टर देख सकते हैं जो रॉयल पावर का सिंबल है। यहाँ पर आप लॉ टेबलेट देख सकते हैं जिनके ऊपर फ्रेंच में राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखे हुए हैं। अब ये राइट्स एंड मैन कौन कौन से थे, क्या क्या थे, इनको मैन जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है व्यक्ति फ्री बॉर्न होता है, फ्री रहता है और उसके इक्वल राइट्स होते हैं। इसके बाद में सेकंड है कि एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन का ये एम है कि वह व्यक्ति के नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स को प्रिजर्व करे। ये राइट्स कौन कौन से हैं? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, शोषण के विरुद्ध रेसिस्ट करने का अधिकार। इसके बाद है कि जो सोवरेनिटी का सोर्स है वो नेशन है, नेशन में निहित है और कोई भी ग्रुप या कोई इंडिविजुअल इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता, कोई एक्सरसाइज अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता जो लोगों से प्राप्त न हुई हो। यहाँ लिबर्टी का अर्थ समझाया गया है कि लिबर्टी का मतलब एक ऐसी पावर से है जो औरों के लिए नुकसानदायक ना हो, इंजूरियस ना हो। नेक्स्ट, इसमें लॉ को, कानून को ये पावर दिया गया, ये राइट दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे एक्शन को फॉरबिड कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है जो समाज के लिए इंजूरियस हो, हानिकारक हो। नेक्स्ट है कि लॉ जनरल विल का एक्सप्रेशन है और सभी सिटीजन्स हैं लॉ
बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है कि वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो पर्सनली करें या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करें। और लॉ के सामने सभी सिटीजन्स इक्वल हैं। नेक्स्ट है कि कानून की प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को अकाज नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जिसमें एवरी सिटीजन को बोलने, लिखने और प्रिंट करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन उनके ऊपर भी लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पब्लिक फोर्स को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए एक टैक्स इम्पोज करने की बात कही गई है, जो प्रत्येक व्यक्ति की इनकम के प्रोपोर्शन में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट के अंदर इसमें बताया गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, उसको किसी भी प्रकार से नहीं छीना जा सकता, लेकिन कानून के द्वारा, विधि के द्वारा उसको अधिग्रहित किया जा सकता है, छीना जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को कंपनसेशन अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंदर, जिनको इंक्लूड किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।